स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा, जिसमें कि हम टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। आप हमें अपने सवाल मेल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी हमारी ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करने की। तो चलिए आज शो की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है लीव इनकैशमेंट से जुड़े टैक्स नियम। देखिए, सरकारी हो या प्राइवेट, लगभग सभी एम्प्लॉयर्स अपने कर्मचारियों को छुट्टी जरूर देते हैं, लेकिन जिनका इस्तेमाल अगर नहीं हुआ होता है तो उसके सामने आप नगद भी ले सकते हैं। ये भी, इसकी भी जानकारी आपको होगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सैलरी पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है तो ये भी आपकी तरह एक तरह से इनकम हुई, तो क्या इस पर भी कोई टैक्स बनता है? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे में आप किस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से अपने लिए आयकर छूट की और टैक्स की गणना करना यहाँ पर काफी जरूरी है कि आपको यहाँ पर कितना टैक्स देना पड़ सकता है। तो यही सब कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशन आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे टैक्स के जानकार, टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश को अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है लीव एनकैशमेंट से जुड़े कुछ टैक्स नियम हम आज से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये समझना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए कि ये लीव एनकैशमेंट क्या होता है। देखिए पूजा, ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और प्राइवेट एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय को कुछ छुट्टियां देते हैं, जैसे सिक लीव रहती है, कैजुअल लीव रहती है, प्रिविलेज लीव रहती है। तो जो प्रिविलेज लीव है वो नॉर्मली कैरी फॉरवर्ड होती है और अगर आप एनकैश नहीं किया, मतलब आप एनकैश कर सकते हो अगर पूरा अवेल नहीं किया हो तो, और एम्प्लॉयर उस पर कुछ लिमिट भी रखते हैं, मतलब बियॉन्ड दैट आप लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो वो लैप्स हो जाती है। ठीक है, तो ये तो लीव एनकैशमेंट का मतलब हमने समझा आपसे बलवंत जी, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि फिर इसको लेकर जो इनकम टैक्स के प्रावधान है वो क्या है। और पहले तो हमें बताइए कि जो सरकारी एम्प्लॉयज के लिए है उनके लिए क्या रूल्स हैं। अगर वो जॉब छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर किस तरह के टैक्स नियम उनके ऊपर लागू होते हैं? देखो पूजा, ऐसा है कि लीव एनकैशमेंट के लिए एग्जम्पशन के लिए दो कैटेगरी है। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के आ गए, और बाकी दूसरे कैटेगरी जो रेसिड्यू है वो हो गए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको जो लीव एनकैशमेंट पे, जो रिटायरमेंट पे या रेजिग्नेशन पे जो पैसा मिलता है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, उस पर कोई मॉनिटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। परंतु एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के, जैसे एक्साइज है, कस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह है, वो उनके एम्प्लॉय के लिए ये एग्जम्पशन है। ये एग्जम्पशन गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय के लिए नहीं है। मतलब जैसे अगर आप LIC में काम करते हैं या PSU में किसी में भी काम करते हैं तो आपको ये पूरा जो ब्लैंकेट एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा। जो गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट है उनको यह पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिलता है। और यह दोहराना चाहूंगा कि जब आप रिटायरमेंट सुपरविजन पे पहुंचने पे, जब रिटायरमेंट लेते हैं या आप देके छोड़ के जाते हैं, तब जो एनकैशमेंट मिलता है वो एग्जम्प्ट है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनके लिए ये जो अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट है। यहाँ पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे रेलवे और कुछ और भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, जैसा कि अभी बलवंत जी बता भी रहे थे, तो वहाँ पर किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं लगेगा। ये जो रकम है ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, ये हम बात कर रहे हैं कि जब आप जिस समय जॉब छोड़कर जाते हैं या रिटायरमेंट के बाद जो आपको लीव एनकैशमेंट से जुड़ी नकद मिलती है, और अगर आप सरकारी एम्प्लॉय तो उनके लिए हम ये बात कर रहे हैं। अब बलवंत जी, सबसे जरूरी बात, अब जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको तो हर एक स्टेप पर टैक्स यहाँ पर देना ही पड़ता है, तो उनके लिए क्या कुछ नियम है? क्या उनके लिए भी एग्जेम्प्ट है या फिर उनको कुछ टैक्स लाइबिलिटी उनके ऊपर पड़ती है अगर वो जॉब छोड़कर जाते हैं और लीव एनकैशमेंट के समय?
देखिए पूजा, ऐसा है, जो जो एक कैटेगरी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मैंने बता दी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं या जो गवर्नमेंट कंपनीज के जो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए 3 लाख की एक लिमिट है। 3 लाख तक लीव एनकैशमेंट है, वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। और यह 3 लाख की जो लिमिट है वो आपका प्रति एवरी एम्प्लॉयर नहीं है, आपका कैरियर में कुल मिला के आपको 3 लाख रुपए तक का लीव एग्जम्पशन मिलेगा। तो अगर आपने पुराने एम्प्लॉयर से किसी से लीव एनकैशमेंट लिया और उसका एग्जम्पशन क्लेम किया है, तो जितना एग्जम्पशन क्लेम किया है वो आपका अभी कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो प्राइवेट सेक्टर वाले या गवर्नमेंट कंपनीज के एम्प्लॉय है, उनके लिए 10 महीने की लीव तक ही आप एनकैशमेंट का एग्जम्पशन ले सकते हैं। उससे ज्यादा अगर एनकैशमेंट करेंगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर अमाउंट 3 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर आपको कैश देना पड़ेगा। तो मतलब इस तरीके से आप अपने जो लीव हैं उनको प्लान कर सकते हैं। अगर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है, और उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि कितना लीव आपको लेना चाहिए और कितने के बाद टैक्स यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन इस फ्रंट पर हो सकता है। बलवंत जी, इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझना चाहेंगे कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर अब टैक्स लाइबिलिटी बन गई, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, इसका थोड़ा हमें आप आइडिया दे सकते हैं कि कितना टैक्स बन सकता है वो एडिशनल अमाउंट पे। सपोज 3 लाख तक तो नहीं लगा, लेकिन उसके ऊपर मान लीजिए कि वो अमाउंट एक्सीड हो गया, तो फिर कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है? देखिए पूजा, जो आपका जो 3 लाख के ऊपर जो एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जो भी आप लीव एनकैशमेंट लेते हैं, वो आपका सैलरी ही गिना जाता है और आपकी रेगुलर सैलरी में उसको ऐड किया जाएगा और आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा। उसमें फिक्स रेट ऑफ टैक्स नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो एडिशनल अमाउंट बचेगा वो आपके सैलरी का पार्ट हो जाएगा, और फिर सैलरी पर जो भी आपका टैक्स लगेगा उस पर उस हिसाब से ये कैलकुलेशन किया जाएगा लीव एनकैशमेंट का भी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि अगर ये अमाउंट एक्सीड हो रहा है तो फिर वो आपके सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह की टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर आपको देनी पड़ सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब बलवंत जी, ये भी समझना चाहेंगे, काफी सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने कर्मचारियों को ये मौका देते हैं कि वो अपने जॉब के दौरान ही लीव एनकैश करवा सकते हैं, कुछ पार्शियल एनकैशमेंट कराने का मौका भी देते हैं अपने कर्मचारियों को। तो ऐसे में किस तरह की टैक्स लाइबिलिटी बनती है, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए पूजा, ऐसा है कि जो लीव एनकैशमेंट की जो एग्जम्पशन, भले आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एग्जम्पशन आपको उसी परिस्थिति में मिलती है जब आप या तो सुपर एन्युएशन की एज पे पहुंचने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं या आप रेजिग्नेशन देके कंपनी छोड़ के जाते हैं। आप जब तक कंपनी में रहते हुए अगर कोई लीव एनकैशमेंट करवाते हैं तो वो आपका सैलरी का पार्ट गिना जाता है और उसको रेगुलर सैलरी जैसे टैक्स लगेगा। मतलब ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट विद द सेम एम्प्लॉयर अगर आप कोई भी लीव एनकैश करवाते हैं तो उस पर कोई भी एग्जम्पशन का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। पूजा, ऑल राइट, ठीक है। तो चलिए, इस पूरे डिस्कशन के दौरान हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पर समझी हैं वो हम आपको एक क्विक रिकैप उसका दे देते हैं, और उसके बाद आपसे कि भी अगर कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और लगातार हमें सवाल आपके मिल भी रहे हैं वो हम इस शो में आगे पूछने की कोशिश करेंगे। तो इस दौरान जो चीजें कुछ हमें समझ में आई हैं वो ये है कि पहले तो निजी क्षेत्र के लिए अलग नियम होता है और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग नियम होते हैं। निजी क्षेत्र वाले कर्मचारियों को अगर उनके 10 महीने के वेतन के बराबर है तो पूरी तरह आयकर के दायरे से बाहर होगी, और अगर इससे ज्यादा की राशि है तो वो अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स का भुगतान उनको करना पड़ेगा, जैसा कि अभी बलवंत जी बता भी रहे थे। तो अगर रुपए के
टर्म में देखें तो इन कर्मचारियों को जो छुट्टियों के बदले मिली है रकम, अगर 3 लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह आयकर से मुक्त होगी, इससे ज्यादा की राशि पर वो उनके सैलरी का हिस्सा बन जाएगा और वहां पर उनको टैक्स देना पड़ सकता है। पूरे सेवा काल में एक ये इंपॉर्टेंट बात आप जरूर नोट कर लीजिए कि पूरे सेवा काल में आपके पूरे जो सर्विस का ड्यूरेशन है उसमें सिर्फ 3 लाख तक की ही छूट मिलती है। निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए ये जानना यहाँ पर बेहद जरूरी है और इसका लाभ आपको नौकरी छोड़ने पर या फिर रिटायरमेंट होने पर ही दिया जाता है। अगर आप पहले किसी से लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट का लाभ उठा लिया है तो अगली बार उसकी गणना 3 लाख रुपए में से पहले ली गई राशि को घटाकर की जाएगी। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और एक सबसे अहम सवाल जो हमने पूछा था कि अगर नौकरी के दौरान अगर हमने इसका फायदा उठा लिया है तो कर्मचारियों को नौकरी के दौरान भी लीव एनकैशमेंट की सुविधा देते हैं। वैसे तो इसका भुगतान नौकरी छोड़ने या रिटायर होने पर ही किया जाता है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर इसकी सुविधा उसी वक्त दे रहा है तो आयकर विभाग की ओर से यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दी जाती। इस तरह की रकम को आपकी आय का हिस्सा ही माना जाएगा और इस पर आपकी इनकम टैक्स के हिसाब से ही देनदारी बनेगी। तो यहाँ पर ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इस तरह की फैसिलिटी दे भी रहा है तो टैक्स की छूट नहीं मिलेगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि उस समय वो सुविधा ना उठाए। कोशिश करें कि जब आपका जो ड्यूरेशन है सर्विस का वो पूरा हो जाए या फिर रिटायरमेंट के वक्त आप उसकी सुविधा यहाँ पर उठा सकते हैं। ये अहम मुद्दों पर हमने यहाँ पर आज चर्चा की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जो आपके सवाल आए हैं हमें दर्शकों के, वो भी हम इस शो में शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो हमें मिला है वो है हैदराबाद से रीता जी का और इनका सवाल है कि मेरी अभी जनवरी में नई नौकरी लगी है। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको रीता जी। तो इनका जो पैकेज है वो 6 लाख है। क्या मुझे इस आय पर टैक्स देना होगा और टैक्स प्लानिंग के तरीके भी बताइए। बलवंत जी क्या सजेस्ट करेंगे? इनकी अभी नई नई जॉब लगी है, इनको शायद अंदाजा नहीं होगा कि इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है। तो आप एक बेसिक नॉलेज ये जानना चाह रही हैं कि कितनी तरह की टैक्स लायबिलिटी, वैसे तो सैलरी स्ट्रक्चर है नहीं हमारा कि हम इनका एचआरए वगैरह देखें, बट क्या सुझाव देंगे आप इनको? देखिए पूजा, ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि इनका जो पैकेज है वो 6 लाख का है, मतलब 6 लाख की सीटीसी है और जो सीटीसी होती है उतनी ही सैलरी आपकी टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट है जो सीटीसी के पार्ट होते हैं वो आपके टैक्सेबल सैलरी के पार्ट नहीं होते हैं। जैसे एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में वो भी सीटीसी में गिना जाता है, परंतु यह टैक्सेबल इनकम में नहीं आता है। इसके अलावा आपको जो सैलरी है उसमें से 50,000 का डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। आपके एम्प्लॉयर ने जो पीएफ काटा है उसका भी एटीसी में डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा आपका अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह है, अगर नहीं है और अगर आपके ऊपर आर्थिक रूप से कोई फैमिली मेंबर निर्भर है तो आप लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी टर्म प्लान ले लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपका एम्प्लॉयर मेडिकल इंश्योरेंस देता है तो भी आप अपना अलग से मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि आप नौकरी छोड़ के जाएंगे, हो सकता नया एम्प्लॉयर आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं दे और तभी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज हो तो कवर नहीं हो पाएगी। तो मेडिकल इंश्योरेंस का भी 25,000 का आपका डिडक्शन मिलता है। अगर आपके पेरेंट्स है तो 25,000 उनका और वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 उनका है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिडक्शन मैं बता रहा हूँ उसको कंसीडर करने के बाद में इनकी सैलरी 5 लाख से नीचे, टैक्सेबल सैलरी 5 लाख से नीचे आ गई होगी और प्रिज्यूम करता हूं कि उनकी दूसरी कोई इनकम नहीं होगी, तो उनको सेक्शन 87A का जो रिबेट है वो मिलेगा, जिसके तहत अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 रुपये तक का टैक्स रिबेट होता है और 5 लाख तक टैक्स लाइबिलिटी भी 12,500 ही होता है, तो आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी। परंतु अगर आपका 5 लाख से थोड़ा ज़्यादा अगर टैक्सेबल इनकम आता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप ELSS है, PF है, NSC वगैरह है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और बाद में जब आपकी सैलरी बढ़ जाए टैक्सेबल, मतलब जब आपकी ये 1.5 लाख की ATC की जो डिडक्शन की लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो जाए तो आप NPS का एक एक्सक्लूसिव डिडक्शन मिलता है 50,000 का, वो भी डिडक्शन क्लेम करने का सोच सकते हैं, परंतु वो जब आपकी सैलरी बढ़ेगी उसके बाद की बात है। ये सब बातें हैं पूजा उनके लिए। बिल्कुल, तो आपने जो सैलरी हमें बताई है उस हिसाब से हमने आपको ये भी बता दिया कि
50,000 का जो डिडक्शन वैसे ही आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर आप कम करना चाह रही हैं अपनी जो टैक्स लायबिलिटी उसको, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में ETC के अंडर आप काफी सारे इंस्ट्रूमेंट का फायदा भी उठा सकती हैं, वहां पर भी निवेश कर सकती हैं जिनका कि आपको फायदा मिलेगा। मेडिक्लेम का, EPF का, ये सारे आपको डिडक्शन भी बताए, तो उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी और ज्यादा, जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो और कम हो जाएगी। तो प्रिज्यूमिंग इसी तरह का सैलरी स्ट्रक्चर होगा आपका, इस ज्यादा टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर आपके लिए नहीं बन रही है। अब अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें दर्शक का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ये सवाल हम इनका पढ़ लेते हैं। इनका सवाल है कि 2003 में मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। HUF आज भी एग्जिस्ट करता है और हम दोनों भाइयों ने, ये 2 भाई हैं, इन दोनों भाइयों ने HUF डिसॉल्व करने का निर्णय ले लिया है। ये जानना चाह रहे हैं बलवंत जी कि क्या उस HUF में इनकी जो 2 बहनें हैं उनकी भी हिस्सेदारी बनती है? देखिए पूजा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। देखिए, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट का जब अमेंडमेंट हुआ 2005 में, उसके पहले तक से जो मेल इश्यू है, बेटे हैं, वही को पार्टनर माने जाते थे। लड़कियों को को पार्टनर नहीं माना जाता था, और को पार्टनर है उसको ही जो फैमिली की, HUF फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसको पार्टीशन का, और पार्टीशन होने पे हिस्सा मिलता था। परंतु 2005 के बाद में जब अमेंडमेंट आ गया तो लड़कियां भी लड़कों के बराबर है, बेटियां बेटे के बराबर है। और जब अगर वो बेटी उस समय थी, मतलब उसका जन्म अगर उसके पहले भी हो गया और उस 2005 का अमेंडमेंट आया तब वो जिंदा थी, तो उसका जो हक है वो HUF की प्रॉपर्टी पे है। तो ये दो भाइयों को अपनी जो प्रॉपर्टी है HUF की, वो अपने सिस्टर्स के साथ में भी बराबर बराबर बांटनी पड़ेगी। परंतु अगर बहनें चाहें तो अपना जो हिस्सा है वो कम हिस्से में मान सकती है, और यह भी सहमत हो सकती है कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप दोनों भाई रख लो। परंतु अगर स्ट्रिक्टली लीगली स्पीकिंग कहें तो बहनों को हिस्सा मिलता है, बहनें हिस्सा ले सकती है, और आपको वो बहनों का हिस्सा, जितना हिस्सा आपको मिलता है बेटे को, उतना का उतना हिस्सा एक बेटी को भी मिलेगा। बिल्कुल। तो इस बात का आप ध्यान रखें। एक नया रूल भी पास हुआ था कि अब लड़की है, भले ही उसकी शादी भी हो गई हो, तो भी उसका पूरा का पूरा हिस्सा उनके पैतृक संपत्ति में होता है। तो आपको अपनी बहनों के साथ बराबर से बांटना पड़ेगा। चलिए, अब एक और सवाल हम ले लेते हैं। ये PPF से जुड़ा है और काफी सारे दर्शकों के मन में आता होगा। एक दर्शक है जिनके पास PPF अकाउंट है पिछले 6 साल से, और इसमें करीब करीब 5 लाख का बैलेंस वो मेंटेन कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने ITR में इसको शो किया है। ये बलवंत जी जानना चाह रहे हैं क्या कि इस इनकम को ITR 2 फॉर्म में भी इनको दिखाना चाहिए, और ये किस तरीके से और कैसे वो ITR 2 फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं, इसकी प्रक्रिया भी वो समझना चाहेंगे। तो पहले ये जो सवाल है दर्शक का, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें समझाइए, और ये किस तरीके से इस प्रोसेस को कर सकते हैं, इसके बारे में भी इन्हें बताइए। देखिए पूजा, ऐसा है कि आपका जो बैंक बैलेंसेज वगैरह और जो दूसरी असेट्स वगैरह है, वो वैसे आपको बैंक अपने ITR में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो एक असेट्स एंड लायबिलिटी का शेड्यूल होता है, उसमें आपको उसको बताना पड़ता है। तो अगर आपकी 50 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है तो आपको उसमें ये PPF का जो बैलेंस है वो बताना पड़ेगा। जहाँ तक प्रश्न जो PPF पे जो इंटरेस्ट आता है उसको बताने का है, हालांकि PPF अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है, परंतु ITR के जो आप इनकम एग्जम्प्ट इनकम EI करके एक शेड्यूल है, उसमें आपको जितनी भी आपकी एग्जम्प्ट इनकम है वो बतानी पड़ती है। तो आपको PPF अकाउंट पे जो इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर जो मिला है वो भी आपको आपका जो EI शेड्यूल है आपके ITR 2 का, उसमें बताना पड़ेगा, और आपको उसमें बताना चाहिए।
ओके, ठीक है, तो ये सलाह आपको दे दी गई है। अच्छा, एक और सवाल हमें आया है और ये हाउस प्रॉपर्टी और एचआरए से जुड़ा सवाल है। हमारे दर्शक हैं जो कि जयपुर में इन्होंने लोन पे एक घर लिया हुआ है जहां पे उनके पेरेंट्स रह रहे हैं और वो मुंबई में रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। अमूमन हर एक वर्किंग क्लास जिनकी नई नई जॉब लगी है उनकी ये हालत होती है, वो घर भी लेना चाह रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं छोड़ सकते, तो इस तरह के अरेंजमेंट्स उनको करने पड़ते हैं। तो उनको अपने एम्प्लॉयर से एचआरए तो मिल ही रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि आईटीआर में क्या वो अपना एचआरए और लोन पर, होम लोन पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या वो दोनों क्लेम कर सकते हैं? देखिए पूजा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है और बहुत सारे टैक्स पेयर्स और व्यूअर्स के दिमाग में यह प्रश्न होगा कि जो एचआरए के एग्जेम्पशन की है वो अलग कंडीशन है, होम लोन के जो डिडक्शन की वो अलग कंडीशन है। तो एचआरए के डिडक्शन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप को एम्प्लॉयर से एचआरए मिलना चाहिए, आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, आप उस घर में रह रहे हैं और जिस घर का रेंट पेमेंट कर रहे हैं वो उसकी ओनरशिप आपके पास पार्शियली या फुली नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आप कंप्लाई करते हैं तो आप एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। जहां तक प्रश्न होम लोन का है, अब जैसे इनका एक होम लोन से लिया हुआ एक जो घर है वो जयपुर में है, उसमें आपके पेरेंट्स से रहते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता है और जो पेरेंट्स और रिलेटिव को कोई अगर घर रहने को दिया हुआ है या घर उनके द्वारा ऑक्यूपाइड है तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट किया जा सकता है। और जब अगर आप कोई प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करते हैं तो आपको उस पर जो होम लोन का जो इंटरेस्ट है उसका जो डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए तक मिलता है और जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं उसका डिडक्शन आपको बाकी दूसरी जो एलिजिबल आइटम है उसको मिला के 1.5 लाख रुपए तक मिल सकता है। तो आप एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आप बंबई में रहते हैं, घर का भाड़ा दे रहे हैं और जो घर में आपके पेरेंट्स रह रहे हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस पर होम लोन की ईएमआई का पेमेंट कर रहे हैं, तो दोनों बेनिफिट आप उठा सकते हैं और उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर आप होम लोन का बेनिफिट ले रहे हैं तो आप एचआरए नहीं ले सकते और अगर आप एचआरए का बेनिफिट ले रहे हो तो होम लोन का बेनिफिट नहीं ले सकते। ऐसा इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन नहीं है। जब तक आप दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करते हो आप दोनों एक साथ में क्लेम कर सकते हो। ऑलराइट, तो देखिए दोनों आप क्लेम कर सकते हैं और टैक्स की अगर आप सेटिस्फाई करें टैक्स के नियमों को तो फिर आप दोनों क्लेम ले सकते। दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होता है, वो भी हमने आपको डिटेल में समझाया कि कहां तक का आप क्लेम कर सकते हैं, कितना अमाउंट का कैलकुलेशन आप क्लेम कर सकते हैं, वो भी हमने आपको बताया। तो उम्मीद है आपको इसके मदद मिली होगी। चलिए अब कुछ और भी सवालों को शामिल कर लेते हैं और एक और सवाल हमें दर्शक से आया है। इनका एक भाई है जो कि एक प्रॉपर्टी के जॉइंट बोरोवर भी हैं और को ऑनर भी है, यानी कि इन्होंने लोन लिया हुआ है, दोनों ने मिलकर साथ में लोन दिया हुआ है और को ऑनर भी है और उस पर ब्याज भी दोनों बराबर हिस्से में देते हैं। सालाना उस लोन पर इनका कहना है कि 4 लाख का भुगतान होता है, जो कि इंडिविजुअली दोनों 2-2 लाख का पेमेंट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आईटी रिटर्न में वो दोनों ही अलग अलग क्लेम कर सकते हैं, ये इनका सवाल है। बलवंत जी क्या सुझाव देंगे इन्हें, क्या ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर अलग अलग क्लेम कर सकते हैं अलग अलग अमाउंट का? देखिए पूजा, जो सेक्शन 26 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें कहा गया है कि जो भी जॉइंट प्रॉपर्टी है, जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी है, उसमें जो जॉइंट ओनर है वो अलग से उसका ओनर माना जाएगा इनकम टैक्स बेनिफिट क्लेम करने के लिए। जहां तक होम लोन के बेनिफिट क्लेम करने का सवाल है इंटरेस्ट का, तो कुछ बेसिक कंडीशंस है। आपका उस घर में ओनरशिप में हिस्सा होना चाहिए, मतलब जॉइंट ओनरशिप हो या आप सिंगल ओनर हो। आपका लोन में आप जो को बोरोवर होने चाहिए और तीसरा है कि आप उसको होम लोन को सर्विस कर रहे हो। तो आपको अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है तो आपका जो होम लोन का बेनिफिट है प्रीपेमेंट का और इंटरेस्ट का वो कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा पूजा, कि जो आपका होम लोन का जो पेमेंट का जो रेशियो है, जरूरी नहीं आपकी होम
घर की ओनरशिप का रेशियो भी वही हो सकता है कि एक को ओनर है, वो जो घर का जो उसका हिस्सा है कंट्रीब्यूशन का, वो पूरा अपनी जेब से दे देता है, और दूसरा जो सेकंड को ओनर है वो होम लोन ले लेता है अपने हिस्से का, और वो खुद अकेला ही होम लोन सर्विस करता है। तो हालांकि इस केस में दोनों को जॉइंट ओनर है, दूसरा जो खुद पैसा पूरा लगा रहा है उसको भी को बोरोवर होम लोन एप्लीकेशन में होना पड़ेगा, परंतु चूंकि वो होम लोन सर्विस नहीं कर रहा है तो उसको होम लोन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बारीकियां हैं होम लोन के बारे में। बिल्कुल। तो चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के दिन समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को डिटेल में समझाने के लिए कि लीव एनकैशमेंट क्या होता है और कैसे इसका फायदा यहाँ पर हम उठा सकते हैं। चलिए, अब वक्त है कुछ गुरु मंत्र जानने का। तो इस शो के जरिए हमने समझा कि लीव एनकैशमेंट अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो यहाँ पर प्लानिंग काफी जरूरी है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था कि अगर लीव एनकैशमेंट का अमाउंट एक्सीड हो जाता है तो फिर वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब कितना एक्सीड होता है ये आपके हाथ में है। अगर जरूरत से ज्यादा छुट्टी जमा हो गई तो वहां पर आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नौकरी के दौरान अगर लीव एनकैश करवाया हो नौकरी के दौरान तो वहां पर किसी भी तरह के टैक्स की छूट आपको नहीं मिलेगी। तो इस गुरु मंत्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए 18 आवर्स स्वदेश पर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।